हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत जानदार होंगे, बहुत मज़ेदार होंगे, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। और आई होप आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार, जानदार और मज़ेदार चल रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डबल ए का एग्जाम को लेकर के। जिनका भी डबल ए का पेपर है, जिनका भी एसएससी सीजीएल 2022 बढ़िया गया है, जिनका भी 130 प्लस मार्क्स आ रहा है, उन सभी को डबल ए पेपर की तैयारी करनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और अभी हम लोग उसी के लिए टारगेट बेच चलाए हुए हैं, जिसमें हम लोग का बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग जो पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसके हम लोग आज एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस और क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का मेन टारगेट है कि 80 में 80 लाना है। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं कि 40 में 40 क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मेरे ही वीडियो में से देखने को मिलेगा। इस बात का मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर दावा करता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो हम लोग मुहिम चलाए हुए हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर को, जो भी आप लोग का सिलेबस में है, हर एक चैप्टर को हम लोग पहले चैप्टर वाइज समझ रहे हैं, और समझने के बाद हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम लोग का सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद यानी कि जैसे ही हम लोग का ये सिलसिला है ना, ये सीरीज खत्म होगा, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कशन करेंगे। जिस प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर का भी डिस्कशन करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का ओवरऑल टारगेट यही है कि हम लोग को किसी भी हालत में 80 में 80 लाना है, और जो सपना है डबल ओ बनने का, इसको साकार करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग का जितना हो सकता है मेरे द्वारा, मैं आप लोग को उतना हेल्प कर रहा हूँ। पूरा का पूरा मैं A to Z आप लोग को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर कहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं इस वक्त आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अभी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चैनल मिलेंगे जहाँ पर डेवलपर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनमें और मेरे में क्या अंतर है कि अभी कोई भी आप लोग को चैप्टर नहीं पढ़ा रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि टाइम कम है, लेकिन मैं इतने ही टाइम के अंदर आप लोग को चैप्टर के साथ साथ आप लोग को एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर सारा कराना चाह रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिन भर क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन क्लास। ठीक है, रात को आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ, उसके बाद मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, और उसको मैक्सिमम आप लोग शेयर कीजिए, और हर किसी को बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब हम लोग मिल के तैयारी करेंगे तो सफलता कदम चूमेगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए बेस्ट, आप लोगों को बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बताने के बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरा थोड़ा सा मदद कीजिए, मैं आप लोग का मदद करता हूँ, और हम लोग मिल करके, हम लोग का मेन टारगेट है कि 80 में 80 लाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो मैं मेहनत आप लोगों को कराऊंगा, बस आप लोगों को मेरा फॉलो करना होगा, मुझे फॉलो कीजिए। आप लोगों का डबल ओ पेपर की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट पर। तो हम लोग पॉइंट पर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी कि बैंक समाधान विवरण, और बैंक समाधान विवरण के हम लोग चैप्टर को समझ चुके हैं। और आज हम लोग इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, बताना है आप लोगों को कि बैंक समाधान विवरण है, बताना है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक स्टेटमेंट है, और जो कि ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा जाता है? ग्राहक द्वारा तैयार किया गया एक विवरण पत्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का आशय क्या है ना। फेवरेबल बैलेंस एज पर केस बुक। अगर केस बुक के हिसाब से अगर फेवरेबल बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे खाते में क्रेडिट का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस है, और डेबिट का मतलब है नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस कहने का मतलब ओवरड्राफ्ट हो चुका है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फेवरेबल है। फेवरेबल कहने का मतलब अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस है, अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस एज पर केसबुक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो हम लोग का फेवर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का आशय डेबिट बैलेंस इन द कॉलम ऑफ केसबुक, है ना, क्रेडिट बैलेंस इन द कॉलम ऑफ केसबुक।
रोकड़ बही के अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार फेवरेबल बैलेंस ना, रोकड़ बही के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रतिकूल बैंक शेष का सही यानी फेवरेबल बैंक बैलेंस, अगर फेवरेबल बैंक बैलेंस, सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। ये हम सोचे थे कि ये पासबुक है, लेकिन केसबुक आ गया, तो केसबुक के लिए हो जाएगा आपका डेबिट। और यहाँ पर किसका पूछा है, बैंक बैलेंस, फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स अगर आपका फेवरेबल बैंक बैलेंस है तो इसका सीधा सीधी मतलब है कि आपके बैंक में उतना रुपया क्रेडिट बैलेंस है ना। फेवरेबल, रुकिए एक सेकेंड, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस मीन्स ना, एक सेकेंड देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या है, केस बुक, अच्छा बैलेंस एज पर केस बुक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट बैलेंस इन केस बुक। अच्छा ये अनफेवरेबल पूछा है, ठीक ठीक ठीक, ये फेवरेबल पूछा है, फेवरेबल का मतलब होता है डेबिट और अनफेवरेबल इसका मतलब होता है क्रेडिट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि जब बैंक से राशि निकाली जाती है तो बैंक क्या करता है ना। जब बैंक से राशि को निकालते हैं, जब बैंक से हम लोग राशि निकालते हैं यानी कि पैसा विड्रॉल करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो बैंक क्या करती है, तो बैंक क्या करती है कि हम लोगों को डेबिट कर देती है ना, डेबिट कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करती है और क्रेडिट में कैश को लिखती है, क्योंकि जाने वालों को क्रेडिट कहा जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, ये आप लोग का जर्नल एंट्री का रूल को फॉलो करती है, जर्नल एंट्री का रूल को फॉलो करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि यदि हम पासबुक के अनुसार शेष लेते हैं, यानी बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अनुसार लेते हैं, तो रोकड़ बही के अनुसार शेष प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे घटाया जाएगा, है ना। तो हम लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन हम लोग का चल रहा है अकॉर्डिंग टू पासबुक, पासबुक के हिसाब से चल रहा है। तो अगर हम लोग को केसबुक के हिसाब से अगर हम लोगों को रोकड़ बही के अनुसार शेष प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल सही, तो जब हम लोग का पासबुक का हिसाब से चलता है तो हम लोग का आंसर निकलता है केसबुक में। हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो कौन सा आइटम है, किसे घटाया जाएगा, यानी किसको हम लोग माइनस करेंगे, है ना। तो बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बैंक द्वारा ब्याज मिला यानी कि आपको प्लस करेंगे, तो प्लस जो यहाँ पर हुआ है उसको क्या करना पड़ता है, जो भी यहाँ पर प्लस हुआ उसको हम लोग को फिर दोबारा माइनस करना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जो भी प्लस या माइनस करना पड़े हम लोग पासबुक को करेंगे, केसबुक को छू भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्लस किए तो आपको जितना प्लस किया उतना माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों मैच कर जाएगा, है ना। मैंने पिछला वीडियो में लगभग 1-1.5 घंटा यही समझाया है, तो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि यदि पासबुक के अनुसार शेष प्रारंभिक बिंदु ना हो, हो तो ना वसूल किए हुए चेक, यदि पासबुक के अनुसार शेष प्रारंभ है ना बिंदु हो, यानी कि अगर ओपनिंग बैलेंस एज पर पासबुक, अगर पासबुक के हिसाब से बैलेंस दिया गया है तो हम लोग का आंसर निकलेगा केसबुक के हिसाब से, जो भी प्लस माइनस करना पड़े पासबुक को करेंगे, केसबुक को छुएंगे भी नहीं। तो यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किसको हम लोग ना वसूल हुए चेक, अगर ऐसा कोई चेक जो वसूल नहीं हुआ है, अनकलेक्टेड चेक है, तो हम तो यहाँ पर प्लस कर दिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक प्लस नहीं हुआ है, अनकलेक्टेड, कोई कलेक्शन नहीं हुआ है चेक का, है ना। तो हम तो यहाँ पर क्या कर दिए, प्लस कर दिए केसबुक में, लेकिन अभी तक पासबुक में प्लस नहीं हुआ है, तो पासबुक में क्या करना पड़ेगा, तो पासबुक में क्या करना पड़ेगा बताइए, पासबुक में भी हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों मैच कर जाएगा ना। हम लोग का मेन काम है दोनों को मैच करना, तो हम लोग को पासबुक में भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, पासबुक में ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, ऐड इन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट नहीं, प्लस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस हुआ तो यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मैच होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि पासबुक के अनुसार, यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से 20,000 का शेष है, कितना है 20,000 का शेष है, और 4,000 ग्राहक द्वारा सीधे जमा किया गया। अगर कोई ग्राहक सीधा जमा करता है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं होगा, तो यहाँ पर माइनस है। तो जितना प्लस किया उतना हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम 20,000 में 4,000 रुपया माइनस कर देते हैं, अगर हम 20,000 में 4,000 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास 16,000 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने में मुश्किल हो सकता है,
है ना। इसलिए जाके मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए, पिछला वीडियो देखने के बाद इसको देखिए, तब पूरा समझ में आएगा, इसको मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन अगर आप लोग उस वीडियो को ही नहीं देखें और डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो शायद ऊपर ऊपर गुजर जाए, हो सकता है ऊपर ऊपर गुजर जाए। पर कोई बात नहीं, मैं अपने तरफ से पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ समझ में आ जाए, है ना। देखिए, रोकड़ बही के अनुसार यानी कि बैलेंस एज पर केस बुक, ये दिया है 10,000। तो एक होता है केस बुक, एक होता है पासबुक, है ना। देखिए क्या हुआ है कि 2,000 के चेक निर्गमित किया गया, यानी कि हम सोचे कि 2,000 रुपये मेरा माइनस हो गया क्योंकि हम चेक इशू किए, लेकिन अभी तक यहाँ पर माइनस नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी भी माइनस नहीं हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, हम केसबुक के हिसाब से चल रहे हैं तो जो भी प्लस या माइनस करना पड़े हमको केसबुक में करना पड़ेगा, हम पासबुक को छू भी नहीं सकते हैं। तो जितना हम माइनस किए उतना अगर हमको फिर से प्लस करना पड़ेगा, यानी देखिए हमको तो दोनों मैच करना है, दोनों को बराबर, दोनों को इक्वल करना है। और अगर हमको दोनों को इक्वल करना है तो हमने क्या कर दिया, हमने तो कर दिया कि माइनस कर दिया, लेकिन माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, क्योंकि इसके बराबर लाने के लिए ना, तो प्लस करेंगे तो 10 और 12,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि रोकड़ बही के अनुसार, है ना, रोकड़ बही के अनुसार यानी कि केस बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट शेष दिया गया, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना है, 10,500 है। ठीक है, और क्या किया गया, अच्छा ठीक है, आप समझते हैं। एक होता है केसबुक, एक होता है पासबुक, एक होता है पासबुक, है ना। अब देखिए बैंक द्वारा ब्याज डेबिट किया गया है, तो बैंक ने ब्याज डेबिट किया है कितना रुपया, 3,500 रुपया किया है ना। अच्छा, तो 3,500 रुपया अगर इस बैंक ने क्या किया है, डेबिट किया है, ब्याज डेबिट किया है ना, बैंक द्वारा डेबिट किया गया, तो बैंक ने जो काम किया वही काम हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। कितना का है, 3,500 का है, तो 3,500 रुपया हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट करना पड़ेगा मतलब ये काट लिया ना, डेबिट कर लिया मतलब काट लिया, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ गया, तो यहाँ पर भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ गया, तो हमको यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर वहाँ बढ़ा तो हमको यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या हुआ है, चेक जमा किया गया किंतु क्रेडिट नहीं किया गया। अच्छा, तो इस हिसाब से मेरा अमाउंट कितना हो रहा है, मेरा अमाउंट हो रहा है आपका 14,000, कितना हो रहा है, 14,000 हो रहा है ना, 14,000 हो रहा है। फिर क्वेश्चन, अच्छा 14,000 हो रहा है ना, हाँ 14,000 हो रहा है। फिर देखिए क्या कहा गया कि एक चेक जमा किए हैं, तो चेक जमा किए हैं, यानी कि चेक जमा किए तो हम सोचे कि 7,500 रुपये यहाँ पर माइनस हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर माइनस हुआ नहीं है। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर माइनस हुआ नहीं है। तो अगर वहाँ पर माइनस नहीं हुआ तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को, क्योंकि वहाँ देखिए हम लोग का मेन काम क्या है कि दोनों को बराबर करना है ना। अगर हम दोनों को बराबर करना चाहेंगे, बात समझिए हम क्या बोलना चाहते हैं, दोनों को बराबर करना चाहेंगे। रुकिए मैं इसको आपको पूरा क्लियर समझाता हूँ, थोड़ा सा होच पोच हो गया, थोड़ा सा रब करके अच्छा से कर देता हूँ, ऊपर का भी जगह क्लियर कर देता हूँ ताकि क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन में ही कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रह जाएगा, है ना। देखिए, केसबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है ना, केसबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है 10,500 रुपया। एक होता है केसबुक, एक होता है पासबुक, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं केसबुक के हिसाब से। ठीक है, केसबुक के हिसाब से दिए हैं। और जब बैंक द्वारा ब्याज डेबिट किया गया, जिसे खाताधारी को सूचना नहीं मिली है ना, बैंकधारी ने खाताधारी को उसकी सूचना नहीं मिली है, इंग्लिश पढ़िए तो पता चल रहा है कि बैंक ने डेबिट कर लिया है ना, कितना रुपया डेबिट कर लिया, 3,500 रुपया का डेबिट कर लिया। यानी अगर 3,500 रुपया ही डेबिट कर लेता है, सिंपल सी बात है, अगर 3,500 रुपया डेबिट कर लेता है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस हो गया, है ना, अकाउंट में माइनस हो गया। तो इसका बराबरी लाने के लिए मुझे भी 3,500 रुपया का माइनस करना पड़ेगा, तब जाके इसका बराबर होगा। अगर हम इतना माइनस कर देते हैं, अगर हम इसको कितना है, 3,500 रुपया है ना, हाँ 3,500, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो मेरे पास क्या निकलता है, 14,000 निकलता है, 14,000 निकलता है। यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ पर भी माइनस होगा, डेबिट किया ना, अच्छा बिल्कुल सही, क्वेश्चन पूरा है, क्वेश्चन यहाँ तक है ना। हम्म, अगर
ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से लग रहा है क्या? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये डेबिट कर दिया ना, तो अगर ये डेबिट किया यानी कि आपका पैसा वो काट लिया, तो और आपका भी कट है ना, ये अगर काट लिया तो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ गया, तो आपको भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा दिया तो 14,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि चेक में एक चेक जमा किया गया, तो चेक जमा करेंगे तो आप सोचेंगे कि मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो गया, 7,500 रुपया कम हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर कम हुआ नहीं है। अगर यहाँ पर अभी भी कम हुआ नहीं है, 7,500 अभी भी यहाँ पर प्लस ही है, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, उसके बराबर जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो अगर आप प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 21,000 हो जाएगा, 21,500। ठीक है, 21,500 होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कहा गया है कि चेक जारी किया गया, हम चेक इशू किए हैं, तो चेक इशू किया लेकिन भुनाया नहीं गया है। अगर आप चेक इशू करते हैं तो आप सोचें कि मेरा इतना बैलेंस और बढ़ गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर यहाँ तक अभी तक बढ़ा नहीं है यहाँ तक। तो इसके बराबरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना आप यहाँ पर प्लस किया उतना फिर से माइनस कर दिए, तो माइनस कर देंगे। अच्छा 9,500 था, हाँ 9,500 का है, तो 9,500 माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगी कितना, 9 और 2 11, 12,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा तो घबराइए मत, मैं अलग से ये सेशन को कंप्लीट करने के बाद न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा हर एक चैप्टर का, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा था है ना, अच्छा था, क्योंकि लास्ट का लाइन मैंने भी नहीं पढ़ा, तो इसीलिए मुझे भी लग रहा था कि कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, लेकिन नहीं, ये लाइन मेरे द्वारा छूट रहा था, ये लाइन मैं सोचा था बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग सीख गए, समझ गए, समझदार हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि रोकड़ बही के अनुसार, देखिए केसबुक के हिसाब से कितना बैलेंस दिया है, 10,000 का बैलेंस दिया है। तो एक होता है केसबुक, एक होता है पासबुक, तो जिसके अकॉर्डिंग चलते हैं उसी को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, हम पासबुक को छू भी नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए रोकड़ बही के अनुसार शेष इतना रुपया है ना, चेक जारी किया गया परंतु भुगतान के लिए उपस्थित नहीं किया गया। तो जैसे ही हम चेक इशू करते हैं तो हम सोचें कि भाई चेक इशू कर दिए तो मेरा बैलेंस घट गया, कितना घट गया, 4,000 घट गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी घटा नहीं है, यहाँ पर उतना प्लस ही है, तो हमको भी फिर प्लस करना पड़ेगा, तो 14,000 हो गया ना, 14,000 हो गया। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है ना, परंतु अब तक की वसूली नहीं हुई है। ठीक है, अब देखिएगा नहीं हुई, 3,000, अभी तक का 3,000 रुपये वसूली नहीं हुई है। तो पासबुक के अनुसार शेष कितना होगा, अच्छा तो आप 4,000 का चेक इशू किए हैं, बिल्कुल सही है, 4,000 का इशू किए हैं, जिसमें से 3,000 का वसूली हो गया है। अच्छा नहीं नहीं, अब तक वसूली नहीं हुई 3,000, 1,000 का वसूली हुआ है, यानी 3,000 का वसूली अभी तक नहीं हुआ है, बात समझिए। तो 1,000 समझाते हैं पूरा क्लियर में, है ना। देखिए इतना का था मेरा, तो हम जैसे ही 4,000 रुपया का एक चेक क्या कर दिए, जमा कर दिए, तो हम सोचे कि मेरा बैलेंस 4,000 बढ़ गया, मेरा बैलेंस 4,000 बढ़ गया, लेकिन अभी तक वहाँ पर 1,000 बढ़ा है, 1,000 बढ़ा है, समझिए हम क्या बोल रहे हैं, 1,000 बढ़ा है ना। क्योंकि देखिए 3,000 का अभी तक वसूल हुआ ही नहीं है, और अगर 3,000 वसूल नहीं हुआ है तो जैसे कि हम क्या कर दिए ना, तो हम तो 14,000 कर दिए, लेकिन अभी तक 3,000 रुपया नहीं बढ़ा, तो 3,000 रुपया हमको फिर से माइनस कर देना पड़ेगा, तो मेरा कितना निकलेगा, 11,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए चीज़ों को हम बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि समझा नहीं रहे हैं इसकी, और मैं सोल्यूशन नहीं देख रहा कि ऐसा नहीं कि मैं सोल्यूशन देख देख के बना रहा हूँ, आप लोग के सामने बना रहा हूँ, है ना, बिल्कुल सामने बना रहा हूँ। तो आप लोग को भी बस थोड़ा सा एक लेवल मेंटेन करना होगा समझने के लिए, और आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए हैं तो जाकर के पिछला वीडियो में जाकर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब रोकड़ बही के अनुसार शेष या प्रारंभिक बिंदु हो, यानी कि बैलेंस एच पर केसबुक दिया हुआ हो, तो ग्राहक द्वारा सीधे सीधे जमाएं। जो अगर कोई ग्राहक अगर डायरेक्ट जमा कर दिया पासबुक में, अगर डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया पासबुक में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, केसबुक में भी प्लस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि जब पासबुक के अनुसार शेष हो, यानी कि बैलेंस एच पर पासबुक दिया हुआ है,
तो एक होता है पासबुक, एक होता है केसबुक, है ना। तो जो भी प्लस या माइनस करना पड़े पासबुक में करेंगे, केसबुक में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग चलते हैं उसी को हम लोग छेड़खानी कर सकते हैं। तो देखिए बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, अगर बैंक द्वारा ब्याज देता है तो बैंक में अगर ब्याज देगा आपको तो कुछ प्लस कर देगा, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं हुआ तो जितना प्लस किया उतना माइनस करना होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 का बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि जब बैंक समाधान विवरण बनाया जा रहा हो, जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, BRS बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, यदि आप रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर चलते हैं तो अवधि के दौरान निर्गमित किए गए प्रस्तुत ना किए गए चेक को क्या करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप डेबिट बैलेंस एच पर केसबुक चल रहे हैं, केसबुक के हिसाब से आप डेबिट बैलेंस लेकर के चल रहे हैं, तो एक होता है केसबुक, एक होता है पासबुक, ठीक है। एक होता है केसबुक और एक होता है पासबुक। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, जैसे कि आपने क्या किया, आप रोकड़ बही के अनुसार एक अवधि के दौरान निर्गमित किया गया चेक, है ना, एक अवधि के दौरान निर्गमन किया गया चेक परंतु प्रस्तुत नहीं किया गया, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है कोई चेक इशू करेंगे, तो अगर आप चेक इशू करेंगे तो सोचेंगे कि अगर हम कोई चेक इशू कर दिए, है ना, तो आप सोचेंगे कि मेरा इतना रुपया घट गया क्योंकि हम चेक इशू कर दिए तो मेरा बैलेंस मतलब खाता से पैसा घट गया, लेकिन अभी तक यहाँ माइनस नहीं हुआ है। तो अगर इसके बराबर लाना है तो जितना माइनस किया उतना प्लस कर देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए जोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि बैंक समाधान विवरण की प्रति होती है, तो बैंक समाधान विवरण की कितनी प्रतियां होती हैं, है ना, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बैंक समाधान विवरण की कितनी प्रतियां होती हैं। तो देखते हैं क्या क्या होती है। केस कॉलम ऑफ केस बुक बिल्कुल होता है, बैंक कॉलम ऑफ केस बुक बिल्कुल होता है, ए कस्टमर अकाउंट्स इन दी, बिल्कुल सही बात है भाई, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि बैंक समाधान विवरण को तैयार किया जाता है, बताना है कि ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय, किसके द्वारा। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग अकाउंट होल्डर के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि जो भी खाताधारी होता है खाताधारी के द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जब रोकड़ बही के अनुसार शेष लेकर चलते हैं, यानी कि बैलेंस एज पर केसबुक लेके चलते हैं, तो एक होता है केसबुक, एक होता है पासबुक। तो जिसके हिसाब से चलते हैं उसी को हम लोग प्लस या माइनस कर सकते हैं, पासबुक को हम लोग छू भी नहीं सकते हैं ना, पासबुक को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। और ना वसूल है चेक को, अगर कोई चेक वसूल नहीं हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वसूल नहीं हुआ है चेक, तो अगर कोई चेक को हम दे दिए तो हम सोचे कि मेरा खाता में पैसा बढ़ गया लेकिन अभी तक यहाँ पर प्लस नहीं हुआ है तो ये माइनस ही है, तो इसके बराबरी लाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जो काम किए वही काम हमको फिर से रिपीट करना, प्लस अगर प्लस कर दिए तो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बैंक समाधान विवरण में घटाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 का बी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैंक समाधान विवरण क्या है। तो सिंपल से बात है कि बैंक समाधान विवरण क्या है, ए स्टेटमेंट टू रिकॉर्डिंग केस बुक एंड पासबुक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केसबुक और पासबुक को बैलेंस करने का यानी रिकॉर्डिंग करने का या फिर रिकॉन है ना उसको मैचिंग करने का, एक मिलान करने का एक विवरण है। केसबुक और पासबुक को मिलान करने का यानी कि उसको बैलेंस करने का, मैचिंग करने का एक स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, सिंपल सी बात है, किस अच्छा कब बनाया जाता है, प्रत्येक माह के अंत में या फिर वर्ष के अंत में या फिर किसी भी एक निश्चित तारीख को, बिल्कुल सही, किसी भी आप एक निश्चित तारीख को बना सकते हैं, उसके लिए कोई डेट मैंडेटरी नहीं है कि इसी डेट को बनाना पड़ेगा, कोई भी डेट XYZ जिस दिन चाहे उस दिन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है किसके द्वारा, यानी कि कस्टमर के द्वारा तैयार किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोकड़ बही के अनुसार, यानी अगर केसबुक के अनुसार अगर हम लोग बैलेंस लेके चल रहे हैं तो एक होता है केसबुक और एक होता है पासबुक, है ना। तो अगर हम लोग केसबुक के हिसाब से चल रहे हैं तो जो भी प्लस या माइनस करना पड़े केसबुक को करेंगे, पासबुक को नहीं करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष,
और पासबुक के अनुसार जमा शेष या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रोकड़ बही के अनुसार प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या कहा जा रहा है, अनफेवरेबल। अगर फेवरेबल रहता तो केसबुक का जो बैलेंस होता है ये डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पर बोला है अनफेवरेबल, यानी उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर केसबुक, है ना। सिंपल सी बात है, इसको हम क्लियर समझाना चाहते हैं। देखिए, अगर इसका अगर केसबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो इसको हम लोग बोलेंगे अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बोलेंगे। और अगर केसबुक का डेबिट बैलेंस है तो इसको हम लोग बोलेंगे फेवरेबल। बस ये याद रख लीजिए, और कुछ भी नहीं है, यही तो है, और कुछ है ही नहीं। सारे चीज़ों को मक्खन की तरह पढ़ाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दूंगा, है ना। प्रतिकूल शेष का मतलब अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है। तो अभी हम लोग समझें कि अगर केसबुक का बैलेंस अगर हम लोगों का क्रेडिट है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनफेवरेबल, है ना। यहाँ पर अनफेवरेबल ही पूछा है ना, हाँ। और अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन में तो दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस इन केसबुक 21 का सी, है ना, 21 का 21 का सी। अच्छा, और भी एक मतलब इसका निकलता है, अनफेवरेबल का मतलब ये होता है पासबुक का अगर बैलेंस डेबिट है तो उसको भी हम लोग अनफेवरेबल ही बोलते हैं, इसको अनफेवरेबल बोलते हैं। और फेवरेबल किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, फेवरेबल हम लोग तब बोलते हैं कि अगर केसबुक का बैलेंस डेबिट है और पासबुक का बैलेंस क्रेडिट है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्रेडिट बैलेंस इन केस बुक, क्रेडिट बैलेंस इन केस बुक क्या पूछा, अनफेवरेबल, हाँ ये तो होगा। और डेबिट बैलेंस एज पासबुक ये भी होगा। तो इसका जानते हैं दोनों होना चाहिए, इसका आंसर एक देना चाहिए था बोथ, बोथ बी एंड सी, इसका ये सही करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। देखिए, फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अगर बैंक का अगर देखते हैं फेवरेबल, तो बैंक बैलेंस अगर हमारे पास अगर क्रेडिट में है तो फेवरेबल बोलेंगे, है ना। तो क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 22 का बी, ठीक है, 22 का बी। और दूसरा क्या होता है, 22 का तो बी हुआ, देखिए और क्या होता है ना, फेवरेबल पूछा है ना। अच्छा, फेवरेबल का मतलब क्या होता है, अगर डेबिट बैलेंस ऑफ केसबुक है तो डेबिट बैलेंस इन केसबुक, तो बी और सी दोनों हो रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी इसको ऐसा देना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी होने से ज़्यादा उचित होता। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा एक सेकेंड, पासबुक का डेबिट शेष का अर्थ क्या है, अगर पासबुक का डेबिट शेष है तो अनफेवरेबल है, क्या है, अनफेवरेबल है ना, फेवरेबल तो नहीं है, अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल मतलब अधिविकर्ष है, अधिविकर्ष मतलब ओवरड्राफ्ट, तो 23 का ए होगा, 23 का ए हो जाएगा, है ना। एक अगर ऑप्शन रहता अनफेवरेबल तो हम लोग अनफेवरेबल को टिक मारते, तो अनफेवरेबल तो है नहीं। चलिए, रोकड़ बही का डेबिट का मतलब क्या है, अगर रोकड़ बही में डेबिट है, डेबिट शेष है, तो इसका मतलब है फेवरेबल, क्या है, फेवरेबल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक स्टेप आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक नेक्स्ट लेवल का पढ़ा रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एक अलग लेवल का पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा लेवल जो है ना बहुत ऊंचा चल जाएगा, बस आप लोग जीरो लेवल से मेरा वीडियो को देखिए। अगर आप लोग नहीं देखते हैं ना, मैं मक्खन की तरह पढ़ाता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, पहले जीरो लेवल, फिर मीडियम लेवल, फिर बहुत एडवांस लेवल। तो आज का जो सेशन चल रहा है नहीं, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, आप लोगों को मैं पहले ही बोल देता हूँ, आज का सेशन एडवांस है। आप लोगों को अगर ये सारी चीज़ों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें आप लोगों का गलती नहीं है, गलती है यही है कि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, है ना। तो अगर पिछला वीडियो देखिए ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहा जा रहा है कि रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष का अर्थ है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इसका मतलब है कि पासबुक का बैलेंस कैसा है, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट है, डेबिट है, डेबिट है, डेबिट है ना। तो डेबिट बैलेंस इन पासबुक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि केसबुक का बैलेंस क्रेडिट है, तो क्रेडिट बैलेंस इन केसबुक, क्रेडिट बैलेंस इन केसबुक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। 25 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि अगर रोकड़ बही का डेबिट शेष आग्रह हो, है ना, रोकड़ बही का, यानी कि अगर रोकड़ बही मतलब केसबुक, अगर केसबुक का बैलेंस अगर डेबिट में है और चेक जमा किया गया परंतु क्रेडिट नहीं हुआ। अगर आप चेक जमा किए हैं तो जमा किए मतलब सोचें कि मेरा पैसा बढ़ गया, लेकिन अभी तक पासबुक में बढ़ा नहीं है।
अगर पासबुक में बढ़ा नहीं है तो जितना प्लस किया उतना आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 26 का बी है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, देखिए अलग लेवल का पढ़ा रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है आपको आज का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आ रहा है। बैंक समाधान विवरण निम्नलिखित के शेष के अंतर को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस बैंक समाधान विवरण यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसके अंतर को प्रेजेंट करने के लिए यानी किसके अंतर को दिखाने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग किसको दिखाने के लिए करते हैं ना, ऑल ऑफ नन ऑफ दी अबव। अच्छा तो इसका जानते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं पहला, रोकड़ बही के रोकड़ कॉलम एवं पासबुक, केसबुक केस कॉलम ऑफ केसबुक एंड पासबुक, केस कॉलम, बैंक कॉलम ऑफ केसबुक एंड पासबुक, बिल्कुल सही है, बैंक कॉलम ऑफ केसबुक एंड पासबुक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केस कॉलम ऑफ केसबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ पासबुक गलत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में क्या कहा जा रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का है। देखिए हम लोग समझते हैं, एक ए एक्स ई लिमिटेड है ना, ए एक्स ई लिमिटेड, तो रोकड़ भाई के अनुसार उसका डेबिट बैलेंस कितना है, 2000 है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट केसबुक का डेबिट बैलेंस है, केसबुक का डेबिट बैलेंस है 2000 रुपया, ठीक है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। चेक किया, अच्छा एक तो केसबुक होता है और एक होता है फेसबुक पासबुक, फेसबुक नहीं पासबुक। चेक जमा किया गया, अगर आप चेक जमा किए तो सोचें कि मेरा यहाँ पैसा बढ़ गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर बढ़ा नहीं है, और इतना चेक जमा किया गया, वसूली नहीं हुई 100 रुपया का, ठीक है। अच्छा तो आप 100 रुपया का अगर आप चेक जमा किए तो सोचे कि मेरा 100 बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर बढ़ा नहीं, तो बढ़ा नहीं तो फिर जितना बढ़ा है उतना माइनस कर दीजिए, यानी 100 रुपया माइनस कर दीजिए। तो अगर 100 माइनस कर देंगे तो होगा आपके पास 1900। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक हम चेक निर्गमन किए हैं, तो निर्गमन किया मतलब हम उपस्थित नहीं किए गए, अगर हम निर्गमन किए तो सोचे कि माइनस हो गया 150 रुपया, लेकिन अभी तक वहाँ 150 माइनस नहीं हुआ, तो फिर 150 प्लस कर दीजिए। तो अगर हम 150 प्लस कर देंगे तो 2050 होगा, है ना। और बैंक ने अगर 100 रुपया का ब्याज दिया है, तो अगर ब्याज दिया है तो हमको यहाँ पर भी ब्याज देना पड़ेगा, तो 2150 इसका सही आंसर होगा, 2150। कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ क्या, इसका आंसर 2150 होना चाहिए। देखते हैं, अच्छा 2150, एक सेकेंड, कहीं पर मिस्टेक हो सकता है मिस्टेक, क्योंकि इंसान है। देखिए हम एडिट उडिट कुछ नहीं करते हैं, हम आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहे हैं, गलती हो रहा है तो आप लोगों के सामने गलती हम भी कर रहे हैं, है ना। कहीं पर क्या मिस्टेक हो रहा है उसको देखना चाहते हैं। देखिए अगर कहा जा रहा है कि रोकड़ बही के अनुसार डेबिट बैलेंस दिया गया, यानी कि बैलेंस केसबुक के हिसाब से दिया है 2000, तो एक होता है केसबुक प्लस माइनस केसबुक को करेंगे, पासबुक को छुएंगे भी नहीं, है ना। 100 का चेक निर्गमन किया गया, अगर आप 100 का चेक इशू किए हैं तो आप सोचें चेक निर्गमित किया गया, किंतु आप सोचें कि ये मेरा 100 रुपया घट गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी 100 रुपया नहीं घटा है, तो आप केसबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, हाँ। तो अगर आप केसबुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो जितना माइनस किए उतना आपको प्लस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 2100 हो जाएगा। और उसके बाद है ना, चेक जमा किया परंतु वसूली नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आप चेक जमा किए हैं मतलब चेक इशू नहीं किए हैं ना, तो जमा किए तो आप सोचें मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ गया, लेकिन बढ़ा नहीं है, तो जितना, अच्छा 1900 होगा, सॉरी 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 आप, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका मतलब हम चेक इशू नहीं किए हैं, चेक डिपॉजिट किए हैं, कहीं कि हमको कहीं से चेक मिला और उस चेक को हम जमा कर दिए, इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि हम चेक काट के किसी को नहीं दिए, और अभी तक हम समझ रहे थे कि हम किसी को चेक काट के दिए, हम नहीं दिए हैं, हमको कहीं से चेक मिला। तो अगर हमको चेक मिला तो हम सोचे कि मेरा पैसा बढ़ गया, है ना, लेकिन यहाँ तक अभी बढ़ा नहीं है, यहाँ पर माइनस ही है, तो जितना हम प्लस नहीं उतना माइनस कर देना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 1900, है ना, 1900 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 100 रुपया तक का हो गया,
नहीं किया। 150 रुपया की, अच्छा चेक निर्गमन किए। अगर हम चेक इशू किए तो सोचे कि मेरा इतना पैसा घट गया, कितना पैसा घट गया, 150 रुपया घट गया, लेकिन वहाँ पर घटा नहीं, तो फिर यहाँ पर घटा नहीं तो बढ़ा देंगे तो 0.5 इतना है ना। अच्छा, बैंक ने ब्याज दिया, बैंक ने ब्याज दिया है, बैंक ने ब्याज दिया है, एक सेकेंड। बैंक ने अगर ब्याज दिया तो यहाँ पर प्लस हुआ तो यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर 2150 निकल रहा है, मैंने 2 बार चेक किया है ना। 2150 निकल रहा है, 2150। ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसका आंसर 2150 होना चाहिए था। मैंने 1 बार नहीं 2 बार चेक किया, दोनों बार में मेरा आंसर यही आ रहा है, जो कि यही सही है। यहाँ ऑप्शन में देते टाइम मिस्टेक किया होगा है ना। चलिए 2150 इसका आंसर निकलेगा। बैंक समाधान विवरण भाग किसका भाग है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए पार्ट ऑफ, किसका एक पार्ट है बताइए? फाइनल अकाउंट का, बैंक अकाउंट का है कि केस बुक का है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट का है कि नन ऑफ दीज, किसका एक पार्ट है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से किसी का पार्ट नहीं है, कंफ्यूजन के लिए दिया है, किसी का पार्ट नहीं है है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। 29 नंबर बना लिया, 30 नंबर देखिए। सारे चीजों को मक्खन की तरह पढ़ाऊंगा, एकदम मक्खन है ना। सारे चीजों को मक्खन की तरह पढ़ाऊंगा, एकदम मक्खन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष, पासबुक के हिसाब से अधिविकर्ष है कितना रुपया, इतना रुपया है ना। पासबुक के हिसाब से हम लोगों का दिया है, पासबुक का हिसाब से अधिविकर्ष दिया है 2175 रुपया। तो एक होता है पासबुक और एक होता है केस बुक, एक होता है पासबुक एक होता है केस बुक है ना। देखिए 100, 175 और 150 के चेक निर्गमित किया गया, परंतु ये नहीं हुआ है। तो अगर हम इतना चेक इशू किए हैं, अधिविकर्ष है ना, हाँ, तो कितना कितना का हम चेक इशू किए हैं? 100, 175 और 150, तो तीनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 300 है, 425, 425, तो 425 हो रहा है। तो 425 का हम चेक इशू किए तो मेरा ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर बढ़ा नहीं है, यहाँ पर बढ़ा नहीं है। तो जितना बढ़ा है उतना माइनस कर देंगे। तो अगर माइनस कर देंगे तो कितना निकल रहा है मेरा? 1750 निकल रहा है, 1750 निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि 600 का चेक बैंक में जमा किया गया। अगर हम 600 का बैंक में जमा किया तो सोचे इतना माइनस हो गया ना मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, लेकिन अभी तक यहाँ पर जमा हुआ नहीं है, तो जितना माइनस किया उतना प्लस कर देना पड़ेगा। जितना माइनस किया उतना अगर हम प्लस कर देते हैं तो मेरा कितना निकलता है? 2350। ऑप्शन में है 2350, नहीं, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। या फिर कहीं पर मिस्टेक, मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। अगर हम लोग का 095, एक सेकेंड रुकिएगा, 0952 में 600, अगर हम लोग का 09, नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। 09 नहीं, नहीं ऑप्शन मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं ऑप्शन मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन गड़बड़ है। इसका आंसर 2350 निकलेगा, इसका आंसर आप लोगों का 2350 निकलेगा, जो कि एक ऑप्शन में होना चाहिए। पर कोई बात नहीं, ये हम लोगों का प्रैक्टिस पेपर है, इसमें वैसा मिस्टेक हो सकता है। जब हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो वहाँ पर कोई गलती नहीं मिलेगा, वहाँ पर सब कुछ सही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत गलती, क्योंकि 11 क्लास का बुक है ना, आप लोगों का सिलेबस भी 11 क्लास का दिया गया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है किसके द्वारा? सिंपल सी बात है कि एक बैंकर्स के द्वारा, या फिर एक ऑडिटर के द्वारा, या फिर एक बिजनेसमैन के द्वारा। सिंपल सी बात है, एक बिजनेसमैन यानी कि एक ग्राहक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग आज का सेशन को देखें। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 2-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो गलत था, जिसको हम लोग देखें भी और हमने प्रूव भी कर दिया कि क्यों गलत है। पर कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी घबराइए मत, ऐसा क्वेश्चन का मैं खूब सारा प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, एक अलग से सेशन लेके आऊंगा जिसमें जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। क्योंकि देखिए इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए स्पेस कम रहता है,
तो चीज़ों को मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो सीरीज लेके आऊँगा जिसमें हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो आप लोग न्यूमेरिकल को जो आएगा उससे देखिएगा, उस वीडियो से। इससे बस आप लोग थ्योरिकल पोर्शन तैयार कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोगों को आज का सेशन मजा आया होगा, बहुत समझने को कुछ ना कुछ मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।